हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयज फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर अपने किसी भी बिजनेस के लिए आप एम्प्लॉयज कैसे ढूंढ सकते हो, उसका एक कंप्लीट वीडियो ये रहने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं, मतलब जब हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए, जब हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, जैसे इंडीड की वेबसाइट्स होती है या फिर नौकरी.com और ये सारी वेबसाइट होती है। यहाँ पर हम अपना एक वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, या फिर हम पेपर में वैकेंसी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं और पेपर वाली जो होती है वो ऑफलाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो एम्प्लॉयज़ ढूंढते हैं वो ज़्यादातर केस में क्या होता है, वो इन हाउस एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो इन हाउस एम्प्लॉयज़ है, इनकी बात हम आज इस वीडियो में नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसर्स की, क्योंकि जिनको हम सबसे जल्दी मतलब आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, आप सबसे जल्दी आप उनको हायर कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ों में ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेस वो ज़्यादा लगती है, कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। अगर हम पेपर में अगर आप ऐड देना चाहोगे तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई जीरो कॉस्ट में काम हो जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा, और वो क्यों देना पड़ता है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और गैस, एक और चीज़ है, इस वीडियो में हम वो भी बात नहीं करेंगे कि आप अपने भाई बहन कजिन मामे चाचे को अगर आप जॉब देना चाहते हो, हम उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स की, ठीक है। तो गाइस, अब आपने नाम तो सुना ही होगा, अपवर्क, फाइवर और ये अपने freelancer.com। ये तीनों दो तीन वेबसाइट्स हैं, और इसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिनको नाम आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर फ्रीलांसिंग का काम चलता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है वो ये तीन होते हैं, अपवर्क, फाइवर और freelancer.com। अब इन तीनों पे आप अपने जॉब्स भी निकाल सकते हो, आप जॉब कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई फ्रीलांसर बन के आप काम करना चाहते हो किसी और के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और सेम अगर आप कोई ओनर, बिजनेस ओनर हो और आपके पास अगर वैकेंसीज है, तो आप अपना जॉब वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, और जो भी लोग उस जॉब को करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो आपको क्या करना होता है कि इनमें से तीन में से किसी भी अकाउंट में, आप तीनों में आप चाहो तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर मान लो तीनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, जैसे मान लो अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे शायद अपवर्क और फाइवर ज्यादा पसंद आता है, freelancer.com मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, जहाँ पर पेमेंट की वगैरह इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल भी, वो ये तीनों है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मान लो कि अब अगर अपन एक बार के लिए अपवर्क को लेके चले, अपवर्क में आप एक जॉब पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको एक अच्छा सा टाइटल डालना है, मतलब टाइटल में आप क्या डालोगे, सिंपल सी बात है, टाइटल में आप ये डालोगे जो भी काम आप उस फ्रीलांसर से करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए आपको, या फिर आपको पीपीसी स्पेशलिस्ट चाहिए, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो आपके सारी चीज़ों को देखे, ठीक है, या फिर आपको एक एसईओ का इंटर्न चाहिए, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए उसमें वो आप टाइटल में रख सकते हो, ठीक है। आपको कंटेंट राइटर चाहिए, आपको वेब डिजाइनर चाहिए, आपको ऐसा एलिमेंटर का एक स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब आप एक कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर भी घुस सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक वाइड मतलब कैटेगरी यहाँ पर रखना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग जिसको सब कुछ आता हो, डिजिटल मार्केटर वही होता है जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक काम के लिए आप अलग अलग फ्रीलांसर्स आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक टाइटल पोस्ट करना है कि आपको कौन सा काम चाहिए, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि उस टाइटल पोस्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या काम चाहिए, क्या क्या स्किल्स उस बंदे में होना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उस चीज़ को करने के लिए, और इसके अलावा क्या क्या उसको करना पड़ेगा। अगर आप उसको हायर कर लेते हो तो उसके बाद उसको क्या क्या करना पड़ सकता है, और आप घंटे के हिसाब से अगर पे करते हो तो घंटे के हिसाब से, प्रोजेक्ट बेस करते हो तो आप मंथली पे करते हो, मतलब जो भी आपका रहता है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा ये आप ही जान सकते हो, किसी और को पता तो रहेगा नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको उसे पे करना है। नॉर्मली क्या है ना कि ज्यादातर क्या होता है, या तो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या फिर आर्ली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मतलब कितने घंटे वो काम करते हैं घंटे के हिसाब से पे करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है। मंथली पेमेंट तो वो होता है जब इन हाउस में ज्यादा केसेस हो जाते हैं कि मंथली पेमेंट आप करते हो, ठीक है। तो वो केस पूरा इन हाउस में रहेगा, इन हाउस के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अब क्या रहेगा कि आप आर्ली पे करोगे, या फिर मान लो प्रोजेक्ट बेस पे करते हो, ठीक है। तो आपने एक बिड डाला कि हम इतना पे करेंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स हम इतना पे करते हैं। मान लो कि आप एक बार आप बिड डाल दो, आप $100 पे करोगे, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट है और उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप $100 पे करोगे। पूरा प्रोजेक्ट के लिए $100 बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप $100 पे कर सकते हो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो अब क्या करेंगे कि आपने तो पोस्ट कर दिया, वो अब हो चुका है पब्लिक। अब क्या होगा कि जो भी लोग आते हैं उसमें, अपवर्क में काफी सारे फ्रीलांसर्स आते हैं जो काम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। उन लोगों के सामने आपका ये जॉब जाएगा,
ठीक है। अब जो भी होता है, आप जिसको मान लो कि मुझे कंटेंट राइटिंग आता है, तो मैं वहां पर आपके सर्च करूंगा कंटेंट राइटिंग जॉब्स या फिर कंटेंट राइटिंग कुछ भी सर्च करूंगा, तब क्या होगा, जिस भी बंदे ने वो पोस्ट डाला होगा कंटेंट राइटिंग के लिए, तो वो बंदा क्या करेगा, उसको वहां पर वो पोस्ट मिल जाएगा। जिसने भी वो पोस्ट डाला होगा, वो पोस्ट इस बंदे के सामने आएगा जो उस जॉब को ढूंढ रहा है। अब वो क्या कर सकता है, इसके बाद वो उसके लिए अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो काम करना शुरू कर देगा, अप्लाई करेगा सबसे पहले, ठीक है। अब होगा ये कि ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही बंदा अप्लाई करेगा, हो सकता है 50 बंदे अप्लाई करते हैं, 100 बंदे अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास 100 रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपने अपना जॉब डाल दिया, आपको जो भी जॉब करवाना था वो जॉब आपने पोस्ट कर दिया है। अब क्या होगा, वो 100 बंदे आए, उन 100 बंदों ने क्या किया, आपको अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, आपके सामने आ गए हैं 100 एप्लीकेशंस, तो अब आपको इस 100 एप्लीकेशन में से एक जने को ढूंढना है, ठीक है। मतलब कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपके पास 100 जने आपको मिल चुके हैं, अब इस 100 में से आपको एक को ढूंढना है। अब गाइस ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार इनमें से किसी एक को चुनना है, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा वो एक बंदा है जो सबसे ज्यादा उस चीज को डिजर्व करता है, ठीक है। 100 बंदे आते हैं, उनमें से 100 में से आप यूं मान के चलो 80 बंदे तो ऐसे होंगे जिसको कंटेंट राइटिंग का सी भी नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन वो अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है ठीक है एक बार मिल जाए, जैसे जैसे करके दे देंगे, ठीक है, और बाकी रीचेक्स होते रहेंगे तो कर देंगे। लेकिन वो बस इस बेसिस पे आते हैं कि उनको हाँ इंग्लिश आती है, तो उनको लगता है हम कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कंटेंट राइटिंग में। एक्चुअल में उसमें से 80% लोग, मतलब 100 में से 80 लोग ऐसे होंगे जिनको कंटेंट राइटिंग का सी भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये जो 80% कौन से हैं, इनको आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो पता कैसे चलेगा कि जब आपने टाइटल लिखा, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, अपने जॉब को बताने के लिए, तो जो फ्रीलांसर है जिसने उसके लिए अप्लाई किया है, अब आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो अपना डिस्क्रिप्शन दे, ठीक है। आपको उससे उसके डिटेल्स निकलवाने हैं, आपको ये देखना है कि वो बंदा कितना डेडिकेटेडली काम कर सकता है, उसका वो कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो, मैं जैसा ही कहा कि उनको पता भी नहीं होता है इससे कंटेंट राइटिंग क्या होती है, फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो रैंडमली जो सामने आ रहे हैं, जो उन सबको अप्लाई कर रहे हैं, उनको लगता है कोई ना कोई एक तो मुझे अप्रूवल दे देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो आप पे अप्लाई करता है। उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है एक्चुअल में काम क्या होगा, वो आपका डिस्क्रिप्शन तक नहीं पढ़ते हैं कि उनको उसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ सकता है, वो बस रैंडमली अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आपको ये रैंडमली लोगों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उनका प्रोफाइल चेक करना। 100 जने जिन लोगों ने अप्लाई किया उनसे आपको 100 के 100 का आपको प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा कि इस बंदे को कितना रिव्यू मिला हुआ है। क्योंकि जब आपका काम कोई करके देता है तो आप उसको रिव्यू दोगे, ठीक है। अब वर्क में ये चीज होती है, आप उसको रिव्यू दोगे, ठीक है। ऐसे कितने रिव्यू उसको मिले हुए, अच्छे रिव्यू मिले कि खराब रिव्यू मिले, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हो। उस बंदे को कितना एक्सपर्टाइज है उस बंदे का, ठीक है, उसका प्रोफाइल आप पूरा चेक कर सकते हो, क्या क्या उसको आता है, ठीक है। ये आप जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि अगर एक बंदा बोलता है कि उसको एसईओ भी आता है, पीपीसी भी आता है, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आता है, उसको कंटेंट राइटिंग भी आता है, और उसको यहाँ वेब डिजाइनिंग भी आता है, मतलब वो सब कुछ कर लेता है, उसको पीएचपी भी आती है, वो उसके अंदर डाटा एंट्री का भी नाम अगर वो लिख देता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे सारा काम आता है, इस तरीके से वो रखते हैं अपने प्रोफाइल को, ठीक है। अगर एक बंदे को ये सारी चीजें आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, रियलिटी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर एक बंदा सारी चीजें लिखता है, क्योंकि जो एक्सपर्टाइज होती है ना किसी बंदे की, वो किसी से एक चीज में होती है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना। अगर एक बंदा सारी चीजें लिख देता है, और 2 या 3 चीजें कोई बंदा अगर लिख देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इतनी सारी चीजें लिख देता है अपने अंदर, तो यार कहीं ना कहीं बात होती है उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस बेसिस से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ आधे प्रोफाइल्स तो आप देखते समझ जाओगे कि इनको कुछ भी नहीं आता है, इन्होंने ऐसे अप्लाई किया। बाकी लोगों को आपको वहां से निकालना पड़ेगा। अब आप मान लो कि उसमें से 40 लोगों को तो आपने हटा दिया, उनका प्रोफाइल देख के अब आपके पास बचते हैं 60 जने, ठीक है। अब इस 60 जनों को भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हालांकि 100 एप्लीकेशन तो नहीं आते, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने 100 एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में आ भी जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको उन 60 जनों को निकालने के लिए आपको अब उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, हार्ड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। अब हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप उनके स्किल्स में घुसोगे और उसके डीप में जाके आप क्वेश्चंस पूछोगे, ये मतलब नहीं है, ठीक है। उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये बंदा, इसको कितना नॉलेज है, कितना मोटिवेटेड है आपको काम को करने के लिए, ठीक है, ये कितने घंटे दे सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी, उसके बातों से आपको समझ में आएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन उससे पूछने पड़ेंगे। उस एक तो थोड़ा बहुत आपको स्किल से रिलेटेड भी पूछना पड़ेगा कि मान लो कि अगर आप मान लो एसईओ करवाते हो तो वो बंदा कितने दिनों में रैंक करवा देगा। उसकी बातों से आप समझ जाओगे कि इसके पास क्या प्लान है आपके लिए,
ठीक है, जिसके पास आपके लिए कोई प्लान ही नहीं है, वो बंदा आपका काम करेगा कैसे? तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस बंदे के पास प्लान होगा ना, वो उसके बातों में आपको साफ नजर आ जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके आंसर सुनते ही आपको पता चल जाए कि बंदा आपके काम को करने के लिए कितना इंटरेस्टेड है, कितना मोटिवेटेड है, कितना वो डेडिकेटली कर सकता है और उसके पास कितना टाइम है। क्योंकि अब ये लोग जो बहुत सारे लोगों को अप्लाई करके रखते हैं, काफी सारे फ्रीलांसर्स, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे जनों के काम होते हैं। ठीक है, वो किसी एक के काम को इतना ज्यादा डेडिकेटेडली नहीं करते, तो वो उन लोगों को आपको देखना पड़ेगा कि उस बंदे के पास आपके काम को करने के लिए टाइम कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी बातों से आपको पता चल जाएगी। और अब ऐसे करते करते आपको कुछ 10-20 जने लास्ट में बच जाएंगे जिनके आंसर्स आपको सेटिस्फाइड करें। मतलब यार 10-20 जने भी मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, इतने भी नहीं बचते, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो 10-20 जनों की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो 60 के 60 जनों ने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया तब जाके 10-20 जने बचेंगे। ऐसा होता कभी भी नहीं है। 60 के 60 जने आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने वाले, क्योंकि रैंडमली अप्लाई करने वाले लोगों को डायरेक्ट अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो 60 जने उसमें से आप मान के चलो मुश्किल से कोई 10 जने या 12 जने आपके इसका जवाब देने वाले हैं। ठीक है, अब उन 10-12 जनों में से आपको कोई 1 या 2 जनों को पकड़ना पड़ेगा जो कि आपका काम कर सकते हो। अब उन 2 जनों को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन 2 जनों, कोई भी 2 जने आप देखो जिनका आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग आंसर है, और उसके बाद हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे आपको उनसे बात करनी होगी। ठीक है, आपको उनको बात करनी, आपको उन्हें ट्राई करना पड़ेगा कि ये बंदे क्या है, मतलब इस बंदे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आप उनको एक बार ट्राई करना। अब ये ट्राई करते टाइम जो लिखना एक ऐसी चीज होती है जिसमें अपन को आधी चीजें पता चलती है। जब आप उसको फेस टू फेस आप उनसे बात करते हैं तो आपको ज्यादा पता चलता है। तो अब ये फेस टू फेस आप बात करोगे कैसे? बहुत सारे ऑप्शन है। आप हैंगआउट्स पे एक वीडियो कॉल कर सकते हो, आप स्काइप से वीडियो कॉल कर सकते हो, आप गूगल मीट पे उनसे बात कर सकते हो। उनसे एक मीटिंग रखो, उनसे बात करो। ठीक है, उनके बातों में आपको वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा, उनके फेस पे आपको वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा जो आपको उनके रिटर्न आंसर पे नजर नहीं आता है। ठीक है, तभी तो फेस इंटरव्यूज होते हैं कंपनीज में। फेस इंटरव्यूज क्यों होते हैं? फोन इंटरव्यूज होते हैं, उससे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, जीडी होता है, फोन इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद फेस इंटरव्यूज होते हैं। मतलब फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि फेस को देख के, फेस में जो बात अपन करते हैं उस समय आपके फेस पे वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, इस वजह से ये सारी चीजें। तो मतलब ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा उनसे वीडियो कॉल में, और उसके बाद आपको अपना बंदा मिल चुका होगा। अब मिल जाएगा, उसके बाद भी फाइनलाइज कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे बंदे होते हैं जिनको काम भले आता हो नहीं आता, उनके फेस पे कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहता है। ठीक है, ये भी एक मतलब सीधी सी बात होती है यार, काफी सारे लोग ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लाइफ में। उनको काम भले आता हो नहीं आता हो, उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आज तक मैंने जितने भी काम किए वो मैंने सही से कर लिया, तो मैं ये काम भी कर लूंगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कर ले वो बंदा, क्योंकि जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है उनके पास सब कुछ होता है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, हो सकता है वो कर ले, लेकिन तब भी यार देखो, आपका बिजनेस है, आपकी एजेंसी है, आपकी एजेंसी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए वो बंदा काम करने जा रहा है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप उनको अच्छा काम करके दो उन क्लाइंट्स के लिए। तो वो बंदा अगर सही से काम नहीं करेगा तो नाम आपका खराब होता है, ना कि उस फ्रीलांसर का खराब होता है। तो ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ट्रायल पीरियड रखना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस ट्रायल पीरियड जो होता है वो ये नहीं है कि आप उसको 1 महीने का ट्रायल दो, ऐसा नहीं होता है। ट्रायल पीरियड में आपको उन्हें कुछ लोग जो होते हैं, मैंने जहां तक देखा है, 1 वीक का ट्रायल रखता है, या फिर ऐसा रहता है वीकेंड ट्रायल्स रखते हैं, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, ये 3 दिनों का ट्रायल रहता है, या फिर पूरे 1 वीक तक का ट्रायल रखते हैं। तो इस ट्रायल के अंदर अंदर पता चलता है कि वो बंदा कितना आउटपुट दे पा रहा है। अगर कंटेंट राइटिंग करता है तो कितना अच्छा कंटेंट राइटिंग करता है। ठीक है, उसके अंदर कीवर्ड्स का कितना अच्छी तरीके से यूज करता है, उसको किस तरीके से एसईओ करता है उस चीज को, मतलब उसके कितना प्रोफेशनल है, वो कितना जल्दी लिख लेता है कंटेंट, कितना लंबा कंटेंट कितना जल्दी लिख लेता है, कितना रेलिवेंट रहता है, चीजें रिपीट तो नहीं करता है, कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहा है वो। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी 1 हफ्ते के अंदर। आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि अगर वो बंदा नहीं कर सकता ना, तो आपको दूसरा फ्रीलांसर ढूंढना पड़ेगा उस टाइम। तो ये जो दूसरे फ्रीलांसर को ढूंढने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, ये सारा प्रोसेस के केस में भी चलेगा। तो ऐसे में आपको या तो आप उसको 1 वीक का टाइम दे सकते हो, या फिर 1 वीकेंड के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बंदा मेरे लिए आगे फ्यूचर में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा है। ठीक है, अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो आपके पास आप थोड़ा सा, मतलब आपको यूं लग सकता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट इतना लंबा नहीं है, आपके पास डेडलाइन है एक, तो आप इतना जल्दी नहीं कर सकते। आपको उसी बंदे को पकड़ना पड़ेगा जिसके पास सबसे ज्यादा रिव्यू है, सबसे ज्यादा रिव्यूज है, और सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज है जिस बंदे के पास, आपको उसी को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, क्योंकि जब एक्सपर्टाइज होगा, स्किल्स अच्छी होगी, अच्छे रिव्यूज होंगे, तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी।
ठीक है, वो $100 आपने बोला है तो $100 पूरे के पूरे आपको देने पड़ेंगे, आप वहां पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती है। तो गाइस अब कई केसेस में आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो अप्लाई करते टाइम ही आपको बिड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब $100 जो मैंने कहा कि उसको $200, $300, $400 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे बैठे हुए हैं, उनके कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी, वो अपना कितना रखते हैं कि मैं मिनिमम इतना में करूंगा, ये भी काफ़ी लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको देखते हुए अपने वेट को सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, एक्सपर्ट लोग आपको अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका काम जल्दी होगा। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप शॉर्ट टाइम में मतलब आप कुछ लोगों को चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद कुछ और लोगों को चेक कर सकते हो, मतलब ऐसे करके आप अपने फ्रीलांसर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस ऑफलाइन ऑप्शंस तो हमेशा खुले हैं, और ऑफलाइन अगर आपके पास इन हाउस आप बिठा सकते हो, आपके पास इतना बजट है कि आप लोगों को इन हाउस बिठा सकते हो, उनके लिए हर एक चीज़ अरेंज कर सकते हो, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ जो कुछ भी उनको चाहिए सब अरेंज कर सकते हो, तो यार इन हाउस सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है इन हाउस, क्योंकि बंदा आपके सामने डायरेक्ट बोलना है, ऐसा नहीं है कि आप उसे कॉल करोगे, वो उठाया तो उठाया, नहीं उठाया, वीडियो कॉल करोगे, मेल करोगे, चेक करोगे, चैट करोगे, मतलब फ्रीलांसर में ये सारी दिक्कतें रहती है। जो लोग इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी यार देखो इन हाउस ही बहुत बढ़िया चीज रहती है। फ्रीलांसर्स वाला जो काम होता है ना, कहीं कभी कभी मतलब एक टाइम था जब मैं फ्रीलांसर वाले काम को एकदम कचरा काम समझता था, आज के डेट में इतना भी नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी यार इतना कंफर्टेबल नहीं होता फ्रीलांसर वाला काम। ठीक है, तो फ्रीलांसर में क्या अच्छी बातें होती है, क्या बुरी बातें, इस पर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना ही दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मेरा पिछला वीडियो था वो मैंने यही बता रहा था कि इन हाउस और फ्रीलांसर्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो का पूरा देख सकते हो। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए, और अगर आपको फ्रीलांसर चाहिए तो ये वाला वीडियो था, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीलांसर को आपको कैसे हायर करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।